हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेसन ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी और आज हमारा टॉपिक नंबर 6 है जिसमें पढ़ेंगे वातावरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वातावरण जो होता है वो क्या होता है। मान लो एक तरफ से तो हवा आ रही है गर्म और दूसरी तरफ से आ रही है ठंडी हवा। तो जब गर्म हवा तो ऊपर उठ जाए और ठंडी हवा नीचे की ओर चली जाए तो जो बीच में जो संक्रमण पेटी बनती है ना इनके, वही कहलाती है वातावरण। और जो ये वातावरण होता है ना, ये एक कोण पर झुका होता है, ये कभी भी समतल नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो ट्रिवार्था महोदय हैं थे, उन्होंने क्या बताया था कि जो वातावरण का जो क्षेत्र होता है ना, वो 3 से लेके और 50 मील ढलवा तल होता है। हमने यहाँ देखा ना कि जो ये कोण पर झुका होता है, जो ये वातावरण होता है, तो यहाँ पे ट्रिवार्था महोदय यही तो बता रहे हैं कि जो इसका जो ढलवा तल होता है ना, वो 3 से लेके 50 मील तक ढलवा हो सकता है। आगे है फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी क्षेत्र की अगर मान लो जलवायु को पढ़ रहे हैं ना, तो उससे पहले हमें वातावरण को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें वातावरण समझ में नहीं आता है तो हम जलवायु को नहीं पढ़ सकते हैं। आगे है, देखो वातावरण जो होता है ना, वही प्रतिचक्रवाती अवस्थाओं को जन्म देता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं वातावरण की संरचना कैसे होती है। देखिए, जब दो विभिन्न गुणधर्म वाली जो वायु राशियाँ हैं वो आएंगी और आपस में वो मिलेंगी, तो मिलने पर जो ढाल बनता है ना, वो वातावरणीय ढाल बन जाता है। उस ढाल को क्या कहते हैं, जो ये वातावरणीय जो ढाल बनता है ना, ये जो है पृथ्वी के जो भूमि के साथ साथ जो धरातल के साथ साथ जो घर्षण होता है ना, उसके कारण और जो कोरियालिस बल होता है उसके कारण ये हमेशा ही झुका हुआ होता है। फिर से देखते हैं कि जो संरचना होती है वो कैसे होती है कि दो विभिन्न गुणधर्म वाली राशियाँ आएंगी और वो एक दूसरे के साथ संपर्क में आने पर एक जो ठंडी वायु होगी वो नीचे की साइड चली जाएगी और जो गर्म हवा होगी वो ऊपर की साइड चली जाएगी। तो जब तो बनता है वातावरण, और जो इनका ढाल होता है वो बनता है वो कहलाता है वातावरणीय ढाल। और जो ये वातावरणीय ढाल होता है ना, ये हमेशा झुकाव पर होता है घर्षण के कारण और कोरियालिस बल के कारण। ठीक है, ये इस तरह से संरचना होती है इसकी। फिर आगे है शीत वातावरण जो होगा ना, उसमें जो वातावरण का ढाल होगा वो 1:30 से लेके और 1:100 तक होगा। और उष्ण वातावरण होगा उसका ढाल 1:100 से 1:400 तक होगा। और जो ये उच्च अक्षांश होंगे ना, 50 से लेके 90 डिग्री अक्षांश तक, वहाँ पे जो वातावरण बनते हैं ना, उनका ढाल तीव्र बनता है हमेशा ही। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या क्या पढ़ा है कि वातावरण कैसे बनता है। जब गर्म और ठंडी हवा आपस में मिलती है तो बीच में जो गर्म हवा होगी वो ऊपर उठ जाएगी, ठंडी हवा होगी वो नीचे चली जाएगी और फिर बीच में एक पृष्ठ बनेगा या फिर उसको कहते हैं संक्रमण पेटी, वही कहलाता है वातावरण। और ये हमेशा ही एक ढाल पर झुका हुआ होता है। ठीक है, जो ये ढाल होता है इसका 3 से 50 मील ढलवा तक हो सकता है, ये बताया ट्रिवार्था महोदय ने। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी संरचना की दो विभिन्न गुणधर्मों वाली जब राशियां आकर मिलती हैं तो उनके मिलने से जब जो ढाल बनता है वो वातावरणीय ढाल कहलाता है। और जो ये ढाल है ये हमेशा ही धरातल के साथ घर्षण के कारण और जो ये कोरियालिस बल होता है इसके कारण ये ढाल हमेशा ही समतल न होकर झुकाव पर बनता है। फिर हमने पढ़ा था कि शीत वातावरण में तो वातावरण का ढाल होगा 1:30 से लेके 1:100 तक, और उष्ण वातावरण में होगा 1:100 से लेके 1:400 तक। फिर हमने पढ़ा उच्च अक्षांशों में जो भी वातावरण का ढाल होता है वो तीव्र पाया जाता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे पीटरसन महोदय के द्वारा जो 4 टाइप्स बताए हैं वातावरण के। वो देखो, फर्स्ट टाइप बताया उष्ण वातावरण, दूसरा है शीत वातावरण, तीसरा है स्थायी या अधिविष्ट वातावरण और चौथा है संरोधित वातावरण। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है, ये जो फ्रंट का टॉपिक है इसमें कुछ भी नहीं है। आप इसको सिर्फ 1-2 बार देखोगे ना वीडियो को तो ही आपको अच्छे से आ जाएगा। ये देखना, जो उष्ण वातावरण है इसमें क्या होता है कि एक तरफ से तो ठंडी हवा आएगी, एक तरफ से गर्म हवा आएगी, लेकिन इसमें जो ये गर्म हवा होती है ना, ये स्ट्रोंग होती है। गर्म हवा होगी वो स्ट्रोंग एयर होगी और जो गर्म हवा होगी वो ठंडी वायु को नीचे धकेल देगी। ठंडी वायु नीचे धकेल दी जाएगी तो ऊपर रहेगी गर्म हवा और नीचे चली गई ठंडी हवा, तो बीच में जो वातावरण बनेगा ना वही कहलाएगा उष्ण वातावरण। ये वातावरण बनता है दाईं से बाईं ओर और इसका ढाल होता है 1:100 से 1:400 तक। ये देखिए डायग्राम। ठीक है,
आगे देखते हैं शीत वातागर। शीत वातागर जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें मान लो एक तरफ से ठंडी हवा आई, एक तरफ से गर्म हवा आई, तो जो ये ठंडी वायु थी ना ये ज़्यादा स्ट्रोंग थी और ये ठंडी वायु फिर क्या करेगी, गर्म वायु को ऊपर उठा देगी। गर्म वायु ऊपर उठेगी, ठंडी वायु रहेगी नीचे, तो बीच में जो संक्रमण पेटी बनी वही बना शीत वातागर। ये देखो डायग्राम, ठीक है। और इसका जो ढाल होगा ना वो होगा 1:25 से 1:200 तक, और ये बनता है ये बनता है बाईं ओर से दाईं ओर, ठीक है। ये पढ़ा हमने शीत और उष्ण। मेरे को लगता है इतना टफ नहीं था, ये आ गया होगा समझ में। आगे देखते हैं अधिविष्ट या फिर स्थायी वातागर। अधिविष्ट या स्थायी वातागर होता है ना, इसमें गर्म और ठंडी हवा होती है, ये बिल्कुल समानांतर चलती है, और जब ये बिल्कुल पास पास आ जाती है तो बीच में जो संक्रमण पेटी बनती है वही बनता है अधिविष्ट या फिर स्थायी फ्रंट। आगे है संरोधित वातागर। जो संरोधित वातागर्त होता है ना, ये पहले से ही वातागर्त होते हैं, और जो शीत और जो पुराने शीत और उष्ण वातागर बने होते हैं ना, जब वो एक दूसरे के निकट आते हैं तो जो शीत वातागर होगा ना वो जल्दी से उष्ण वातागर को ऊपर उठा देगा, और जो शीत वातागर था वो रह जाएगा नीचे, लेकिन जो उष्ण वातागर था ना उसका जो संपर्क था वो धरातल से टूट जाएगा, और तब जो बीच में जो क्षेत्र बनता है ना वही कहलाता है संरोधित वातागर्त। तो फ्रेंड्स ये हमने पढ़े थे उष्ण वातागर्त, शीत वातागर्त, अधिविष्ट और संरोधित वातागर्त। हमने ये चारों वातागर्त पढ़े हैं। आगे हम पढ़ते हैं वातागर्त के प्रदेश। कौन सा एरिया वातागर्त का। फर्स्ट है फ्रेंड्स आर्कटिक ध्रुवीय प्रदेश। आर्कटिक ध्रुवीय प्रदेशों में क्या होता है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना वो बिल्कुल माइनस में रहता है, ठीक है। और यहाँ पे बनने वाले जो वातागर्त होते हैं वो बनते हैं सागरीय और महाद्वीपीय वातागर्त, यानी कि सागर के आसपास जो वातागर्त बनते हैं और महाद्वीपों में बनते हैं वो आर्कटिक ध्रुवीय प्रदेश के वातागर्त कहलाते हैं। नेक्स्ट है ध्रुवीय वातागर्त प्रदेश। ध्रुवीय वातागर्त प्रदेश होते हैं ये कौन से हैं, जो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो वातागर्त बनते हैं ना वो होते हैं, और ये वातागर्त सर्दियों में बनते हैं। सर्दियों में ये सक्रिय रहते हैं। कैसे कि मान लो ध्रुवों की ओर से जो वायु आएगी ठंडी, और जो भूमध्य रेखा की ओर से जो गर्म वायु आएगी, और वो आपस में मिलन होगा, तो यहाँ पे बीच में जो संक्रमण पेटी होगी वही कहलाएगी ध्रुवीय वातागर, ठीक है। तो ये वाले जो प्रदेश हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तर प्रशांत महासागर, ये हैं ध्रुवीय वातागर के प्रदेश, ठीक है। अगला है उष्णकटिबंधीय वातागर प्रदेश। जो उष्णकटिबंधीय वातागर प्रदेश होते हैं उनमें क्या होता है कि जो भूमध्य रेखा होती है ना उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे जो पवनें होती हैं, जो सनमार्गी जो पवनें होती हैं वो वातागर बनाती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब उत्तरी ध्रुव होता है उधर, तो जब सूर्य कर्क रेखा पर चलता है ना तो गर्मी के कारण जो ITCZ होता है वो 30 से 40 डिग्री उत्तर की ओर सरक जाता है, और सर्दियों में जो दक्षिणी ध्रुव होता है जब मकर रेखा पर चमकता है सूर्य, तो जो ये ITCZ होगा वो 30 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक सरक जाता है, ठीक है। आगे ये 1-2 क्वेश्चन है, इनको देखते हैं हम कि जो उष्ण वातागर के बनने से पहले कौन से मेघ बनते हैं, पक्षावस्थी मेघ बनते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। दूसरा है शीत वातागर जो होते हैं ना वो भारी वर्षा करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा कि आर्कटिक ध्रुवीय प्रदेश पढ़ा जिनमें टेम्परेचर कम रहता है और सागरीय वातागर और महाद्वीपीय वातागर बनते हैं। फिर हमने पढ़ा था ध्रुवीय वातागर प्रदेश जो कि 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं, और ये जब सक्रिय होते हैं वो होते हैं सर्दियों में, और इसका एग्जाम्पल था उत्तरी अटलांटिक महासागर और उत्तर प्रशांत महासागर। फिर हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय वातागर प्रदेश जो कि भूमध्य रेखा के पास जो सनमार्गी पवनें होती हैं वो ऊपर उठकर ये वातागर बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो ये 2 क्वेश्चन किए हैं, उष्ण वातागर के बनने से पहले जो मेघ बनते हैं वो होते हैं पक्षावस्थी मेघ, और फिर हमने पढ़ा है शीत वातागर में जो भारी वर्षा होती है वो। अब हम पढ़ेंगे क्या है, जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये कुछ और है थोड़ा बहुत, ये देख लेते हैं। ये देखो वातागर की जो ऊर्ध्व जो गति होती है ना ऊपर की ओर, समुद्र तल से जो ऊपर की ओर जो गति होती है वो क्या होती है, इसमें वायु नीचे से ऊपर उठती है, उधर यानी कि नीचे से ऊपर, समुद्र तल से ऊपर की ओर जब जाते हैं वो। और जो गहराई है वातागर्त की वो क्या होती है, धरातल से क्या होता है 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक, या फिर 3000 मीटर से 5000 मीटर तक जो वातागर है फ्रंट है उसकी गहराई होती है, और फ्रंट की जो चौड़ाई होती है वो औसतन 5 से 80 किलोमीटर तक होती है। फिर देखते हैं
ऐसी कौन सी आवश्यक दशाएं हैं जो फ्रंट को बनने के लिए ज़रूरी हैं, वो पढ़ते हैं हम अब। फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या है कि अगर मान लो एक तरफ से गर्म और एक तरफ से ठंडी हवा जब तक नहीं आएगी तब तक वातागर्त नहीं बनेगा। ये है टेम्परेचर में भिन्नता। सेकंड है विपरीत दिशा से आती वायु। विपरीत दिशा से आने वाली जो वायु राशियाँ होंगी ना, वो विपरीत गुणधर्म की ही होनी चाहिए, जिनमें से एक तो फिर ऊपर उठेगी और एक नीचे रह जाएगी, और तब बनेगा वातागर। ये था विपरीत दिशा से आती वायु राशि। अगला है, ये देखो, वातागर जनन और वातागर क्षय। ये क्या है? वातागर जनन। वातागर जनन जो है इसका एक वर्ड है फ्रंटोजेनेसिस। फ्रंटोजेनेसिस जो वर्ड है इसका मतलब है कि पुराना जो फ्रंट है ना वो दोबारा से बन जाए। ठीक है, यही है वातागर जनन। और ये जो शब्द है ना ये बर्गरान महोदय ने यूज़ किया था। बर्गरान महोदय ने यूज़ किया था फ्रंटोजेनेसिस। ठीक है, वातागर जनन इसका मतलब है कि पुराना फ्रंट जो होता है वो दोबारा से नया बन जाए। जैसा कि हमने ये संरोधित फ्रंट जो पढ़ा था, संरोधित फ्रंट में क्या पढ़ा था हमने कि एक तरफ से तो शीत फ्रंट है, एक तरफ से उष्ण फ्रंट है। जो शीत फ्रंट होगा ना वो उष्ण फ्रंट को धरातल से ऊपर उठा देगा, जिससे उसका संपर्क टूट जाएगा, तब जो दूसरा फ्रंट बनेगा ना वो संरोधित फ्रंट कहलाया था। तो इसी प्रकार से वातागर जनन होता है। और अगला है वातागर क्षय। जो वातागर क्षय है इसका क्या मतलब है कि वातागर का विघटन होना, यानी कि उसका कमजोर पड़ जाना। ठीक है, ये सारी स्थितियां जो थी ये वातागर के लिए आवश्यक दशाएं हैं। कौन सी हैं ये? एक तो है तापमान में भिन्नता। अगर मान लो गर्म और ठंडी वायु राशियां आकर नहीं मिलेंगी, यानी कि तापमान में भिन्नता नहीं होगी, तो वातागर नहीं बनेंगे। दूसरा था विपरीत दिशा से आने वाली जो वायु राशियां ना उनके गुणधर्म भी विपरीत होने चाहिए। तीसरा है वातागर जनन और चौथा है वातागर क्षय। अब हम पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होती है ये देखो, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम देखते हैं और इसको ध्यान से देख लेना, इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। जो जेट स्ट्रीम होती है ना ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली हवा होती है और ये बहुत तेज़ गति से चलती है। और ये कहाँ पे चलती है ये देखो, इस तरह से देखो, जो ये क्षोभ मंडल होता है ना ये क्षोभ मंडल में पाई जाती है। जो क्षोभ मंडल में ये जो है जेट स्ट्रीम है ये चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, वेस्ट टू ईस्ट चलती है जो ये जेट स्ट्रीम होती है ये। और ये क्या होता है, इसको या तो हम ये कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल में पाई जाती है, या क्षोभ मंडल का ऊपरी हिस्सा जो होता है, या फिर क्षोभ सीमा होती है, या फिर समताप मंडल का जो नीचे का हिस्सा होता है ना, ये कोई भी एक आ जाए तो वही इसका आंसर होगा। ठीक है, और ये पृथ्वी पर 6,000 से 10,000 मीटर की ऊंचाई तक चलने वाली तेज़ गति से चलने वाली हवाएं होती हैं। और जो इनकी एवरेज स्पीड होती है ना वो होती है 150 से 200 किलोमीटर तक। ठीक है, इनकी एवरेज स्पीड होती है 150 से 200 किलोमीटर तक, और जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो होती है 325 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हज़ारों किलोमीटर चौड़ी और कुछ किलोमीटर मोटी भी पाई जाती हैं। और ये क्या होती है, ये अपने 4 चरणों में एक सर्कल पूरा करती हैं, उस सर्कल को हम कहते हैं अभिसूचक। ठीक है, ये इतना हमने पढ़ा है फ्रेंड्स इसमें। और ये क्या होती है, एक चौड़ी पट्टी होती है, जैसे ये क्षोभ मंडल हो गया, क्षोभ मंडल में एक चौड़ी पट्टी होती है जैसे इस तरह से, और ये 150 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी होती है। ठीक है, और इसमें क्षैतिज हवा चलती है। ये है जेट स्ट्रीम। फिर से देखते हैं जेट स्ट्रीम क्या है, कि जेट स्ट्रीम एक क्षोभ मंडल में 150 किलोमीटर की चौड़ी में एक क्षैतिज चलने वाली हवा है जो बहुत तेज़ गति से चलती है, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। ठीक है, और इसको बोलते हैं कि ये क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा या फिर क्षोभ सीमा में पाई जाती है। इसकी एवरेज स्पीड है 150 से 200 किलोमीटर तक, और इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है वो होती है 325 किलोमीटर प्रति आवर। और ये सर्पिलाकार बहती है, यानी कि ये इस तरह से सर्पिलाकार तेज़ गति से चलती है, और ये 4 चरणों में अपना सर्कल पूरा करती है, जिसे हम कहते हैं अभिसूचक चक्र। ये इतना था जेट स्ट्रीम। इसको आगे देखते हैं, जो ये जेट स्ट्रीम होती है ना इसका दूसरा नाम होता है रोसवी धाराएं। क्या है? रोसवी धाराएं। एक रोसवी महोदय थे, उनके नाम पे ये धाराएं चली, ये नाम पड़ा है इसका। देखो ये 4 चरण है। फर्स्ट चरण में तो जो है वो ये जेट स्ट्रीम इस तरह से बहेंगी, इस तरह से चलती जाएंगी। ठीक है, सेकंड में थोड़ा सा इनमें घुमाव आ जाएगा, और जो थर्ड
चरण होगा उसमें और ज़्यादा आएगा, और फिर जो फोर्थ होगा ना ये इस तरह से चल के और फिर इस तरह घूम के और बिल्कुल ऐसे सर्पिलाकार सी दिखाई देंगी। ये इस तरह से 4 पार्ट्स में चलती हैं। तो एक बार हम इनको देखते हैं 4 के 4 जेट स्ट्रीम को। इनके नाम है, फर्स्ट है ध्रुवीय रात्रि जेट प्रवाह, सेकंड है ध्रुवीय वातागर जेट प्रवाह, थर्ड है उपोष्ण पछुआ जेट प्रवाह और फोर्थ है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट प्रवाह। तो जो ये पहले वाली तीनों है ना, ये पहले वाली तीनों की तीनों पश्चिम से पूर्व चलती हैं और जो आखिरी है वो चलती है उत्तर पूर्व दिशा में। तो फर्स्ट है ध्रुवीय रात्रि जेट प्रवाह। जो ये होगी ना, ये क्या है, ये समताप मंडल के निचले भाग में चलती है और ध्रुवों के निकट बहती है। और ये जो ये ध्रुवीय रात्रि जेट प्रवाह ये 60 डिग्री अक्षांश में चलती है और पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली हवा है ये, ठीक है। ये इतना है इसका ध्रुवीय रात्रि जेट प्रवाह का। और इसका जो ये फर्स्ट डायग्राम हमने देखा है कि ये इस तरह से चलती हैं। देखो ये इनकी जो चलने की जो गति होती है ना, जो दिशा होती है वो इस तरह चलती हैं। ये इस तरह से बहती हैं ये, ठीक है, इस तरह चलती है ध्रुवीय रात्रि जेट प्रवाह। नेक्स्ट है, सेकंड है जो वो है ध्रुवीय सीमागर जेट प्रवाह। ध्रुवीय जो सीमागर जेट प्रवाह होता है उसमें क्या है, 30 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच जो ये है चलते हैं। और इसे किसके नाम से जानते हैं, वैज्ञानिक रोसबी के नाम से जानते हैं। और इसकी गति है 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये भी पश्चिम से पूर्व चलती है, पहले वाले भी पश्चिम से पूर्व चलती है। ये पहली तीन है ना, ये तीनों के तीनों पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और जो ये दूसरी है जो ध्रुवीय वातागर या फिर ध्रुवीय सीमागर जेट प्रवाह, ये थोड़ी और ज़्यादा सर्पिलाकार हो जाती हैं, ठीक है, इस तरह से चलती हैं। फिर थर्ड है उपोष्ण पछुआ जेट प्रवाह। उपोष्ण पछुआ जेट प्रवाह होती है ना जो, वो 20 डिग्री से लेके और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच चलती हैं। ये भी पश्चिम से पूर्व ही चलती हैं। और दिसंबर से लेके और फरवरी तक जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात आते हैं ना, उनको लाने के लिए जो उपोष्ण पछुआ जेट प्रवाह ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो पश्चिमी विक्षोभ नहीं आएगा, ठीक है। और ये किस प्रकार से चलती हैं, ये और भी ज़्यादा घुमावदार हो जाती हैं, इस तरह से चलती हैं फ्रेंड्स, ये इस तरह चलेंगी ये, ठीक है। आगे है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट प्रवाह। ये जो होता है ये 35 डिग्री से 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। यानी कि जो देखो इस तरह से ये 0 था और ये है यहाँ पे 8, ठीक है, और इधर भी 8 है ये, और इधर मान लो यहाँ पे आके 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और यहाँ पे आके 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तो ये इस तरह से इधर आएगा, ये इधर चलता है, ठीक है, या इस तरह से चलता है। तो जो ये उष्णकटिबंधीय जो पूर्वी जेट प्रवाह है, इसकी जो गति होती है, जो ये चलने की जो दिशा होती है, वो दिशा किस साइड से किस साइड होती है, इसकी दिशा होती है नॉर्थ से लेके ईस्ट की साइड। ये नॉर्थ से ईस्ट की ओर चलेगी जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट प्रवाह है ये, ठीक है। और जो इसकी जो गति होगी वो होगी 9 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट प्रवाह होगा ये क्या होगा कि ये 35 से लेके और 8 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलता है। और भारत में जो मानसून प्रवाह होता है ना वो इन्हीं के कारण होता है। इनकी गति होती है 9 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा और जो ये इनकी दिशा होती है ये होती है उत्तर पूर्व। हमने ये पढ़ा है जेट स्ट्रीम। एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि जो जेट स्ट्रीम होगा वो तेज़ हवाएं होती हैं जो कि क्षोभ मंडल की क्षोभ सीमा में बहुत तेज़ गति से चलती हैं। और इनकी जो एवरेज स्पीड होती है ये 150 से 200 किलोमीटर होती है। मैक्सिमम स्पीड होती है वो 325 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और ये एक चौड़ी पट्टी होती है 150 किलोमीटर की, जिसमें क्षैतिज दिशा में क्षैतिज तेज़ हवाएं चलती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर ये हवाएं चलती हैं और जो पृथ्वी पर 6000 से 10,000 मीटर की ऊंचाई पर ये चलती हैं। और ये सर्पिलाकार बहती हैं और ये हज़ारों किलोमीटर चौड़ी और कुछ किलोमीटर मोटी भी होती हैं। 4 चरणों में ये बहती हैं। फर्स्ट है ध्रुवीय रात्रि जेट प्रवाह। और जो ये धाराएं बहती हैं ना इनको रोसवी धाराएं भी कहती हैं। तो जो फर्स्ट ध्रुवीय रात्रि जेट प्रवाह ये क्या है, समताप मंडल के निचले भाग में चलती हैं और ये ध्रुवों के निकट बहती हैं। 60 डिग्री अक्षांशों के आसपास ये चलती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट था ध्रुवीय वातागर जेट प्रवाह जो कि 30 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच होते हैं और गति होती है 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा और पश्चिम से पूर्व की ओर ये बहती हैं और इनकी गति 9 किलो और जो ये होती है
इनकी ऊंचाई होती है ये 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहती हैं ये, ठीक है। और इनका मार्ग होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। और यहाँ पे जो ध्रुवीय वातागर जेट प्रवाह है, यहाँ पे जो एयर प्रेशर होता है ये होता है 200 से 300 मिलीबार तक। और इनका नाम है एक स्वीडिश जो वैज्ञानिक थे रोसबी, उनके नाम पे इनका नाम पड़ा है फ्रेंड्स। अगला है उपोष्ण पछुआ जेट प्रवाह। ये जो है ये पश्चिम से पूर्व ही ये चलती हैं। और जो पश्चिमी विक्षोभ या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं दक्षिण से ये दिसंबर से फरवरी तक, उनको लाने के लिए उपोष्ण पर ये पछुआ जेट पवनें होती हैं ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं। ये 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच ये चलती हैं। और इनकी जो स्पीड होती है वो होती है 340 से 385 किलोमीटर प्रति घंटा से। लास्ट है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट प्रवाह, जो कि 35 से 8 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलता है। और इसकी दिशा होती है उत्तर पूर्व और 9 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। मानसून जो आता है ना भारत में, वो इन्हीं के फलस्वरूप आता है। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने फ्रंट पढ़ा और जेट स्ट्रीम वगैरह ये पढ़ी। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।